आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। ये हिंदी व्याकरण की रिवीजन क्लास रहेगी। इसमें हम हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक है वो शुरुआत से करेंगे और इसमें एस्टेट से संबंधित और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो एग्ज़ाम है, चाहे पटवारी है, चाहे ग्राम सचिव का है, चाहे हरियाणा पुलिस का है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित रहेगी। और ख़ास करके इस एग्ज़ाम में हम एस्टेट के जो सारे टॉपिक है वो उनको शुरू से रिवाइज़ करवाएंगे। आगे 2-3-4 दिन बचे हुए हैं, उनमें ये जो हमारी हिंदी व्याकरण के जितने हम टॉपिक हो सकते हैं मोस्टली वो टॉपिक करेंगे जो स्टेट में या कंपटीशन एग्ज़ाम में हर बार या लगभग रिपीट हो रहे हैं जो टॉपिक है वो। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे हिंदी व्याकरण से संबंधित जो क्लास है वो इसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक हमारा पहला है वर्ण विचार का जो टॉपिक वो है वर्ण। अब सबसे पहले तो बात यही होती है कि वर्ण होता क्या है, किसे कहते हैं। वह है छोटी से छोटी ध्वनि। लघुतम का मतलब होता है सबसे छोटी, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी ऐसे छोटी से छोटी ध्वनि या सबसे छोटी ध्वनि जिनके हम और टुकड़े कर ही नहीं सकते, यानी वो इतनी छोटी है, सबसे छोटी है कि हम उसको और मतलब खंड या टुकड़े नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद पूछ सकते हैं, कितने होते हैं भी? 2 होते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले यही उठता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? सबसे छोटी इकाई तो वर्ण होती है। ठीक है, भाषा इसमें हम 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई या लघुत्तम इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सार्थक इकाई अगर पूछ ले, भाषा की सार्थक इकाई तो क्या होता है? वाक्य होता है। अभी क्या होता है? वाक्य। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है भाषा की सार्थक प्लस लघुत्तम। भाषा की सार्थक प्लस लघुत्तम दोनों कौन सी होती है? वो होता है शब्द। लघुत्तम इकाई होती है वर्ण, सार्थक इकाई होती है वाक्य, और सार्थक प्लस लघुत्तम यानी सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? ये होती है शब्द। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर हम बनाने की कोशिश करें यहाँ से, तो वर्ण के भेद कितने होते हैं? 2 होते हैं। अभी कौन कौन से? स्वर, व्यंजन। पहले स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु निर्बाध गति से या बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती या जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। 13 नहीं कर देना, 13 ऑप्शन जरूर मिलेगा आपको। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 होती है, न कि 13। ठीक है, तो ध्यान रखनी। मात्रा के आधार पर हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तीसरा एक होता है प्लुत स्वर, वो ऑप्शन में जरूर मिलेगा आपको, उसको नहीं करना। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 2। मात्रा या तो छोटी होती है या होती है बड़ी। ठीक है, छंद की भाषा में लघु और गुरु कहते हैं इसको। ठीक है, मात्रा 2 ही प्रकार की होती है, या तो छोटी या बड़ी। ठीक है, तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। पहले करते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम अर्थात 1 मात्रा का समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी सबसे कम समय लगता है उसको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का दूसरा नाम लघु स्वर भी है। अभी क्या नाम है? लघु स्वर। इसको छोटा भी कह सकते हैं हम, या छोटी मात्रा भी कह सकते हैं समझने के लिए, या इसको लघु स्वर कहते हैं। इसका एक और नाम है ह्रस्व स्वर का, इसको मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। इनकी संख्या कितनी है? 4। किसकी? ह्रस्व स्वर की। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, री। कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 ह्रस्व स्वर। कौन कौन से? ए, ई, उ, री, ह्रस्व स्वर। इनको दूसरा नाम क्या है? मूल स्वर, लघु स्वर भी कहते हैं। छोटी मात्रा समझ सकते हो आप, समझने के लिए बात है। दूसरा है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको 2 मात्रा वाला स्वर भी कहा जा सकता है। ठीक है, जिनकी 2 मात्राएं हम काउंट करते हैं। ये छंद की भाषा की बात है, 2 मात्रा और 1 मात्रा। ठीक है, लघु और गुरु बोलते हैं। इसको लघु बोलते हैं, इसको गुरु बोलते हैं। गुरु का मतलब बड़ा, लघु का मतलब छोटा। आगे देखिए, ये संख्या में कितने होते हैं? 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। ध्यान रखना है अभी,
क्वेश्चन यही आता है, निम्न में से हर्षों स्वर कौन सा नहीं है, या असंगत छांटिए, सही सुमेलित नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ये 4 होते हैं, ये 7 होते हैं। तो ध्यान रखना, ए ई उ री इनकी एक मात्रा काउंट होती है, आ ई उ ए आई ओ औ इनकी कितनी मात्रा काउंट होती है, 2। इनको क्या कहते हैं, गुरु भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, लघु भी कहते हैं, हर्षो भी कहते हैं, छोटा भी कहते हैं, एक मात्रा भी कहते हैं। तो सारी चीज़ें समझनी है। अगली बात है इसमें अच्छी इंपॉर्टेंट बात है, प्लूत स्वर को हिंदी स्वरों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो पहले क्या पढ़ते थे हम, हर्षो स्वर, दीर्घ स्वर, प्लूत स्वर। हर्षो स्वर की एक मात्रा, या जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर को बोलने में हर्षो स्वर से 2 गुना समय लगता है, और प्लूत स्वर को हर्षो स्वर से बोलने में 3 गुना समय लगता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, हर्षो स्वर का। ये किसका एग्जाम्पल है, दीर्घ स्वर का। अब इसको बोलने में कम समय लगा, इसको बोलने में इससे 2 गुना समय लगा। अब तीसरी बात आती है दीर्घ प्लुत स्वर की, इससे 3 गुना समय लगे भी। तो ऐसे बड़ा आ हो गया, आ से बड़ी ध्वनि कौन सी होती है स्वर में, होती नहीं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन से दें फिर, प्लुत स्वर का कोई उदाहरण ही नहीं बचा, क्योंकि हर्षो स्वर में कितने स्वर हम काउंट करते हैं, हर्षो स्वर में 4 होते हैं, इसमें 7 होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 11। ठीक है, लेकिन अब बच गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में किसका तो एग्जाम्पल दें, उदाहरण दें हम, और किसको बताएं। तो प्लुत स्वर में कुछ बचा ही नहीं है, तो इसको आजकल हिंदी वर्णमाला की जो श्रेणी है या स्वरों की जो कैटेगरी है उसको उससे बाहर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से मिलते थे पहले, हे राम, ओम, इस तरह से। तो इस तरह से जो मिलते हैं, जैसे राम, इस तरह का नाम मिलता था। तो ये प्लुत स्वर के एग्जाम्पल बच्चों को समझाने के लिए थे, जिनको बोलने में सबसे अधिक समय लग रहा है। ए आ राम और ज़्यादा समय लग गया। यानी बच्चों को मात्रा का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो मात्रा होती है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बोलने में जो समय लगता है ना, उसी को मात्रा कहा गया है। बोलने में जो समय लगता है उसी को मात्रा कहा गया है। जैसे ये क है, ये का है। अब इसको बोले, इसको बोले, इसमें तो किसकी मात्रा है, ए की। इसमें किसकी मात्रा है, आ की मात्रा है। इसको बोलने में कम समय लगा, इसको बोलने में इससे ज़्यादा टाइम लग गया। यानी बोलते समय जो हमें समय लगता है, यानी वाचन में जो हमें टाइम लग रहा है, ठीक है, उसी को मात्रा कहा गया है। मात्रा की वजह से टाइम कम या ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब देखिए आगे। तो ये स्वर की बात हो गई। स्वर में क्वेश्चन इतने ही है भाई, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर के भेद मात्रा के आधार पे 2 होते हैं, हर्षो स्वर, दीर्घ स्वर। हर्षो स्वर की संख्या 4 होती है, अ ई उ री। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, अ ई उ री ए आई ओ औ। ठीक है, तो ये टोटल 11 होते हैं, 13 नहीं कर देना, ये बात ध्यान रखनी है। अभी आगे है अगला क्वेश्चन, व्यंजन से संबंधित हमारा। व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कुछ बाधित होकर अर्थात रुकावट के साथ मुख से निकलती है उनको व्यंजन कहते हैं। यानी इनका उच्चारण होता है स्वरों की सहायता से। किसकी सहायता से, स्वरों की सहायता से होता है। किनका, व्यंजन का उच्चारण। तो अब व्यंजन की संख्या 39 है। वैसे संख्या पूछते नहीं है, लेकिन यहाँ संख्या मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली बात है। टोटल वर्ण होते हैं 52। कितने होते हैं, 52। स्वर कितने होते हैं, 11। ये दोनों बात बिल्कुल फिक्स है, इसमें कहीं यस नो का ऑप्शन नहीं है आपके पास। वर्ण कितने होते हैं, 52 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब जो बाकी बच गए ना, 52 में से 11 अगर माइनस करते हैं हम लोग तो कितने बच गए, 1। यहाँ हमारे पास 5 में से 1 गया, 11 अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास 4, यानी 41 बच गए। यहाँ दे रखा है 39। अब देखो यहाँ कन्फ्यूजन, ये भी गलत नहीं है, 33 ऑप्शन भी गलत नहीं है। व्यंजन 33 होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ के कन्फ्यूजन की भी। 39, 41, 33, इसमें मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है। तो इसीलिए मेरे कहने का मतलब है, आपको सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो क्यों नहीं पूछेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारी अभी। तो अब देखिए, यहाँ संख्या को एक बार भूल जाओ आप। तो व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार, इस वर्गीकरण के कारण ही व्यंजनों की जो संख्या है ना, वो अलग अलग प्रकार से बताई गई है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन यही है, जो व्यंजन की वर्गीकरण की अगर बात करते हैं हम, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन यही है। इसका जो ये है, इसका जो पहला भेद है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्पृष्ट या स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहा गया है।
अब देखो स्पर्श का मतलब होता है टच करना, कोई चीज को स्पर्श करना, छूना एक प्रकार से। वर्गीय का मतलब होता है वर्ग, ठीक है। स्पृष्ट संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब और स्पर्श एक ही चीज है। अब इसको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया, यहां से पढ़ते हैं। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि उच्चारण अवयवों के स्पर्श से उच्चारित होते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया है, स्पष्ट व्यंजन कहा गया है, ठीक है। यानी जब हम वाचन करते हैं, जब हम बोलते हैं, तो जो हमारी जो जीभ है, एक प्रकार से जिह्वा है, वो मुख के अलग अलग भागों से स्पर्श करती है, उनको छू लेती है। कभी हमारे जो ध्वनि है वो कंठ से आती है, कभी तालु से आती है, कभी मूर्धा यानी मसूड़ों के साथ जीभ टच करती है, कभी जो हमारी जीवा है वो दंतों के साथ टच करती है, कभी जो ध्वनि है वो होठों के स्पर्श करने से या उनके खुलने से आती है। तो अलग अलग स्थानों से ध्वनि के उच्चारण के आधार पर इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। अब दूसरी बात, इनको जो वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है, इनको वर्गीय व्यंजन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो स्पर्श व्यंजन है उनकी संख्या है 25 और ये कै से मैं तक होते हैं। कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कै से मैं तक होते हैं। तो अब देखिए, कै से मैं तक का मतलब 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। हर वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। कितने कितने होते हैं, 5-5। टोटल होते हैं हमारे पास 25। हर वर्ग में 5 होते हैं, 5 इसमें, 5 ही ट वर्ग में, 5 त वर्ग में, 5 ही पै वर्ग में। टोटल हमारे पास 25 व्यंजन हो गए। अब हर वर्ग में 5 अक्षर, यानी इसको वर्ग में डिवाइड किया गया। वर्ग का मतलब क वर्ग को अलग बना दिया, च वर्ग को अलग बना दिया, त वर्ग को अलग बना दिया। इसको वर्ग के आधार पर इसको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। एक तो इसमें ये बात है। एक दूसरी बात है, हर वर्ग का अंतिम अक्षर यानी 5वां, क, च, ट, त, प, यानी इन सभी का जो 5वां होता है, यहाँ जो 5वां आएगा, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, न, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये इनके जो 5 होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, एक तो इनको बोलते हैं नासिक्य व्यंजन। क्या बोलते हैं, नासिक्य व्यंजन। दूसरा इनको बोलते हैं पंचम वर्ण। क्या बोलते हैं, पंचम वर्ण। तीसरा जो अनुस्वार है वो भी इन्हीं का बनता है, इन 5 में से ही किसी का अनुस्वार बनता है। अनुस्वार का मतलब, जैसे ये व्यंजन के ऊपर बिंदु लगा है तो इसको क्या कहा गया है, इसको अनुस्वार कहा गया है। व्यंजन के ऊपर जो बिंदु सा लगा है, यह के ऊपर, इसको क्या है, बिंदु कह दे, वैसे अनुस्वार नाम होता है इसका। ये अनुस्वार इन 5 में से किसी का बनता है, इसलिए इनको अनुस्वार वाले जो वर्ण है वो भी इनको कहा जाता है एक प्रकार से। बाकी मुख्य इसके 2 ही नाम है, पंचम वर्ण और नासिक्य व्यंजन। नासिक्य व्यंजन को क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन 5 का उच्चारण है वो नाक से होता है। ये जो अनुस्वार है ना, इन्हीं का बनता है, इसीलिए इनको पंचम वर्ण या नासिक्य व्यंजन कहा गया। इनका उच्चारण है वो नाक से होता है हमारा। तो ये थी इसके बारे में बात, 5 वर्ग। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे उठेगा। जो हम बात कर रहे थे वर्ण के, यहाँ इसकी बात कर रहे थे, तो यहाँ इनकी संख्या पूछेगा मैं। तो व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। क वर्ग में कितने अक्षर होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, 5 होते हैं। पंचम वर्ण कौन सा है, क वर्ग का पंचम कौन सा है, च वर्ग का पंचम कौन सा है। तो इस तरीके से आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली आपको मतलब ध्यान रखना। कन्फ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर वर्ग में 5-5 अक्षर है और हम वर्णमाला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। थोड़ी सी इनको रिवीजन करने की मतलब हमें बात है, क्योंकि हम इन चीज़ों से मतलब हमारा जो टच है वो हट गया एक प्रकार से। तो थोड़ा सा इसीलिए थोड़ी समस्या होती है कि थोड़ा भूल जाते हैं। कई बार इतनी ईजी चीज़ है, इनको आसानी से ले लेते हैं कि ये तो याद ही होती है, तो इस वजह से थोड़ी कई बार हो जाता है। अगला देखिए, दूसरा इसका भाग है अंतस्थ व्यंजन। तो टोटल हमें देखिए हमारे 11 स्वर हो गए, 25 हमारे अंतस्थ व्यंजन हो गए, सॉरी स्पर्श व्यंजन हो गए। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन। पहली बात तो इनको अंतस्थ क्यों कहा गया है, जो जीभ तालु, दांत, ओठों को परस्पर सटाने से होती है, सटाने का मतलब मिलाने से होती है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं हो पाता, उन्हें अंतस्थ कहा जाता है। ये व्यंजन स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य में स्थित है, इसलिए भी इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं, य, र, ल, व। यानी कहने का मतलब इसका यही है, जब हम वाचन करते हैं तो स्पर्श व्यंजन में क्या था, हमारी जो जीभ है अलग अलग भागों से स्पर्श करती थी, ठीक है, कभी कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से। लेकिन अंतस्थ व्यंजन में क्या होती है, हमारी जो जीभ है वो जो मुख के हमारे अवयव हैं, पार्ट है, भाग हैं, उनको सटाने से इनका उच्चारण होता है, न कि कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श करने से। तो इनको हमारी जो जीभ है पूर्ण रूप से इन ध्वनियों का उच्चारण करते समय कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं हो पाती, इनका उच्चारण करते हैं तब। तो क्या होता है फिर, वो जो ध्वनि है वो स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के मध्य से उच्चारित होती है।
भी ना तो वो स्पर्श करते ना ही उनसे ऊष्मा निकलती, ये अगले बिंदु में बात करेंगे। तो इन दोनों के मध्य से ध्वनि निकलती है, यानी ना तो वो स्पर्श है ना ही वो ऊष्म व्यंजन, इसलिए उनको अंतस्थ नाम दे दिया गया है। और ये संख्या में कितने होते हैं, या क्वेश्चन पूछ ले अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, कंपटीशन एग्जाम में कभी भी डेफिनेशन नहीं पूछी जाती। तो डेफिनेशन समझने का मतलब यही है कि हमें इनका मतलब अर्थ मीनिंग समझ में आ जाए, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, इसीलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अभी देखिए दोस्तों, आपको अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें भी, और लाइक और शेयर तो आप कर ही सकते हो। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक है, जहाँ भी आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए, प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दें भी। अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। तो ये चारों ध्वनियाँ हैं, इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इनके उच्चारण स्थान भी करेंगे हम, अगले जो क्लास है हमारी रहेगी। देखते हैं वीडियो कितनी लंबी बनती है, अगर इसके बाद भी टाइम मिला तो हम इनका उच्चारण स्थान जरूर करेंगे। अलग प्राण अ घोष से घोष का व्यंजन है, वो भी हम इसके पार्ट में करेंगे। स्टेट में जरूर आता है इसका एक क्वेश्चन। तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व होते हैं। 11 स्वर होते हैं, 25 वो हो गए स्पर्श व्यंजन, और 4 हो गए हमारे अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक में, इसके अगली जो ध्वनि है हमारी ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म का मतलब होता है गर्मी, संघर्षी का मतलब घर्षण करना, संघर्ष करना, रगड़ पैदा करना एक प्रकार से। जिन व्यंजनों के उच्चारण का मतलब होता है बोलना, में एक विशेष प्रकार का घर्षण। ठीक है, घर्षण का मतलब जब हम दो चीज़ों को आपस में रगड़ते हैं तो आग पैदा होती है। जैसे दो पत्थर हैं या दो कोई भी चीज़ें हैं, उनको हम जैसे साइंस वाले इसको अच्छे से समझ सकते हैं, जो हम इसको आपस में टकराएंगे तो जहाँ जो एक प्रकार से घर्षण या तनाव तो नहीं कह सकते, घर्षण या ऊष्मा या गर्मी या जो मतलब एक प्रकार से अग्नि पैदा होती है, प्रकाश पैदा होता है। वैसे प्रकाश भी नहीं कह सकते, जो एक प्रकार से गर्मी या ऊष्मा नाम इसके लिए सबसे बेस्ट है। तो उनको आपस में घर्षण करवाने से जो संघर्ष होता है उसी को ऊष्मा कहा जाता है, गर्मी कहा जाता है। इसीलिए इनको ऊष्म या गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यानी ये वो ध्वनियाँ हैं जिनको हम उच्चारण करेंगे तो मुख से गर्म हवा बाहर निकलेगी, क्योंकि हमारी जो वोकल कॉर्ड है, जो स्वर तंत्रियाँ हैं, वो आपस में घर्षण करेगी, आपस में संघर्ष करेगी, एक रगड़ खाएगी एक दूसरे के साथ। तभी इनको क्या कहते हैं, संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। एक देखिए स्पर्श संघर्षी नाम अलग है। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी कहा गया है, च वर्ग को, च, छ, ज, झ, न। तो ये जो हमारे स्पर्श संघर्षी है ना, पहले 4 है, मैं सोचे नया तो नहीं आएगा इसमें, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, च, छ, ज, झ तक ही आएगा, 4 ही मिलेंगे, क्योंकि पंचम वर्ण हो जाता है वो तो फिर नासिक के व्यंजन में आ जाएगा। यानी च वर्ग को क्या कहते हैं, स्पर्श और संघर्षी व्यंजन दोनों इकट्ठे नाम है ये, स्पर्श संघर्षी। ये तो है संघर्षी व्यंजन, उस व्यंजन होते हैं, इनको संघर्षी व्यंजन कहते हैं। लेकिन च वर्ग है ना, पहले 4 अक्षर, वो स्पर्श संघर्षी होते हैं। थोड़ा सा दोनों में ये स्पर्श संघर्षी है, ये सिर्फ संघर्षी है, ध्यान रखना। अब ये संख्या में हो गई 4 हमारे, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा संयुक्त व्यंजन। टोटल 52 हो जाएंगे हमारे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, इकट्ठा, जुड़ा हुआ, जिसमें एक से ज़्यादा ध्वनियाँ हो या 2 कम से कम हो, क्योंकि तभी वो आपस में जुड़ेंगे, तभी उनका मेल होगा। जो व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से बने हो, कम से कम 2 व्यंजनों के मेल से बने हो, उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संख्या में 4 होते हैं। देखिए क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 होते हैं। अक्षय किससे बनता है, क प्लस श, त्र त प्लस र से, ज प्लस न से, श्र श प्लस र से बनता है। तो ये क्या बनते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, जो 2 ध्वनियों के मिश्रण से योग से बनते हैं। ठीक है, तो इनका भी कई बार संयुक्त व्यंजन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं भी, जैसे इसके टुकड़े बताओ भी कौन से में सही नहीं है। ठीक है, तो इनके टुकड़े भी देख लेना, भी ऐसे बनेंगे इनके, ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है इसका, बहुत अच्छी बात है इसमें, ये वाला जो बात है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, उत्क्षिप्त या ताड़न जात व्यंजन कौन से होते हैं, या निम्न में से ताड़न जात या उत्क्षिप्त वर्ण कौन से हैं। तो 2 नाम है इसके, एक तो उत्क्षिप्त है, एक होता है ताड़न जात। ताड़न का मतलब बिजली होता है अभी, और उत्क्षिप्त का मतलब होता है टकराना, वापिस आना, यानी एकदम झटके के साथ कोई चीज़ है वो टकरा करके वापस आती है, उसको उत्क्षिप्त बोलते हैं।
ठीक है। और ताड़न का मतलब बिजली होता है, बिजली के झटके के समान। तो इसी आधार पर इन दोनों व्यंजनों का नाम रखा गया है। जब इनका उच्चारण होता है ना इन दोनों का, दोनों कौन कौन से हैं, दो ही हैं व्युत्क्षिप्त वर्ण, ये इसको बोलते हैं अड़ और अड। जैसे सड़क है, चंडीगढ़ नाम है, इन दोनों का उच्चारण जब करेंगे इन जब वर्णों का, तब ये इनकी ध्वनियाँ आएगी। अब इनकी परिभाषा क्या होती है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्र भाग मुर्दा मतलब मसूड़े, अग्र मतलब आगे का भाग, झटके से स्पर्श करके हट जाता है, यानी एकदम से बिजली के झटके के समान जो जीवा है हमारी ऊपर के हिस्से में टकराएगी और बिल्कुल झटके के समान नीचे गिर जाएगी, इसलिए इसको उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन कहा गया है। ठीक है, ये दो होते हैं, अड़ और अट। अगला देखिए हमारा नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है, नासिक के व्यंजन नासिका से बोलने जाने, नासिका मतलब नाक से बोले जाने वाले व्यंजनों को नासिक के व्यंजन कहते हैं। ये 5 होते हैं, हर वर्ग का अंतिम अक्षर होता है, पहले ही बात कर चुके हैं। अगला देखिए, उपयुक्त स्वरों व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी में प्रयुक्त होने वाले कुछ अन्य वर्ण भी हैं। ये हमारे 52 वर्ण हो गए, भी 52 नहीं हुए, सॉरी 50 हुए अभी तक, 2 और रह गए। तो अब देखिए अयोगवा की बात कर रहा है ये। हाँ, जब स्वरों में हमने बात की थी ना, ये 11 होते हैं, ऑप्शन कई बार 13 मिलते हैं, लेकिन लिखते हैं तब हम 13 ही देखते हैं। ऐ से एह तक ये 13 होते हैं। छोटे बच्चों को सिखाते हैं स्वरों में, हम लिखने में 13 ही काउंट करते हैं, लेकिन बोलेंगे तब बात करेंगे स्वरों की तब कितने होंगे, 11 ही होंगे अभी। तो यहाँ बात करते हैं उसी बात की, अयोगवा। पहली बात तो अयोगवा को हम तोड़ लेते हैं, ए प्लस योग प्लस वाह। अब देखिए इनको अयोगवा क्यों कहा गया है। होते कौन कौन से अयोगवा, 2 होते हैं भाई, अंग और अह, ये अयोगवा होते हैं दोनों। इनको अयोगवा क्यों कहा गया है, ए का मतलब होता है बिना, नेगेटिव नहीं, नकारात्मक सेंस होती है ए की। योग का मतलब होता है जोड़, मिलान, या जिसके साथ नए बनती हो, जिसके साथ इनका मतलब हो। वहाँ का मतलब यहाँ लिया गया वहन करने से, खर्च करने से, यूज करने से, प्रयोग में लाने से। यानी ये जो अयोगवा वर्ण होते हैं ना, इनका मतलब भाषा से है, क्योंकि हम भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। तो अंग और अ हिंदी भाषा के वर्ण, जो वर्णमाला है ना, उसके इम्पोर्टेंट वर्ण है, ज़रूरी वर्ण है, और इनके बिना बहुत से शब्द हैं जिनका निर्माण नहीं होता या उनका उच्चारण नहीं कर पाते। तो इनका योग तो है, लिखने में भी है, बोलने में भी है। अब देखो हिंदी में 2 कैटेगरी में हमारी जो वर्णमाला है उसको बांटा गया है, एक तो स्वर, एक होता है व्यंजन। ठीक है, 2 में बांटा गया है ना, ये तो स्पष्ट बात है भी, या तो वो क्या है, स्वर है या व्यंजन है। ठीक है, तो स्वर क्या कहते हैं और व्यंजन क्या कहते हैं, दोनों को अलग समझते हैं हम, इसलिए इनको, क्योंकि हम इनको बात करें भी, इनको अयोगवा क्यों कहा गया। तो स्वर का मतलब होता है जिनका उच्चारण स्वतंत्र हो, और ये कहते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब हम इनका उच्चारण करके देखते हैं, अंग और एह। इसकी ध्वनि कैसी आती है, अंग, ग की ध्वनि इसमें साथ आ रही है, यानी अंग, ग को भी इसमें जोड़, एह, इसमें है की ध्वनि भी आ रही है। लेकिन ये कहते हैं हमारा उच्चारण स्वतंत्र होता है, हमें बोलने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन ये दोनों जब बोलते हैं इनको, तब सहायता ले रहे हैं, इसमें ग की ले रहे हैं, इसमें है की ले रहे हैं। तो ये कहते हैं हमारी फैमिली का ये नहीं है, हमारी कैटेगरी का ये बंदा नहीं है, इसको निकाल दिया घर से। अब ये कहते हैं व्यंजन, हमें बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ये कहते हैं व्यंजन की परिभाषा। जब अंग को बोलेंगे ग की सहायता लेंगे, ग किस में आता है, ग व्यंजन में आता है, यानी व्यंजन की सहायता ले रहा है ये तो फिर। और है, ए है, ये भी है भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन की सहायता ले रहा है। लेकिन व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि व्यंजन का उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, या स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले ध्वनि को हम व्यंजन कहते हैं। ये कहता है हमारी फैमिली का भी नहीं है। तो इनकी डेफिनेशन के आधार पे ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा में इसका वाह मतलब वहन किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो अब ना तो स्वर है ना व्यंजन है, इसलिए वर्णमाला में यानी जो इसका जो मुखिया है वर्ण, वो कहता है मुझे भी स्वर भी चाहिए, व्यंजन भी चाहिए, और ये दोनों भी चाहिए, तभी हमारी जो वर्णमाला है यानी 52 वर्णों की जो फैमिली है वो कंप्लीट होगी। तो इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया भी, ना तो ये वर्ण है ना तो ये स्वर है ना ये व्यंजन है, इसलिए एक अलग कैटेगरी बना दी अयोगवा। ठीक है, इसलिए इसको अयोगवा कहा जाता है। वर्ण के भेद 2 हैं, ये बात याद रखनी है, स्वर और व्यंजन। अयोगवा अलग भेद नहीं है इसका, लेकिन एक कैटेगरी अलग इसको बनानी पड़ी। लेखन में तो हम स्वरों के साथ लिखते हैं, लेकिन वचन करते हैं तब ये स्वरों के जैसा लगता है हमें, इसलिए ना तो इसका मैच स्वर के साथ है ना इसका व्यंजन के साथ है।
वही बात यहाँ पे लिखी है, जिन ध्वनियों का न स्वर से योग है न व्यंजन से योग है, फिर भी वे ध्वनि वहन करती है, उनको अयोगवा कहते हैं। ये दो है अंग और ऐ। आगे देखिए, आगत या ग्रहित। आगत का मतलब आ जाते हैं अन्य भाषा से, ग्रहित का मतलब ग्रहण कर लिया है हमने। यानी हिंदी भाषा ने ऐसे बहुत से शब्द हैं या ऐसी वर्ण ध्वनियाँ हैं जिनको अन्य भाषाओं से स्वीकार कर लिया है। यानी अपना शब्द भंडार विस्तृत करने के लिए, भाषा के परिवेश कल्चर को बढ़ाने के लिए इसके जो शब्द भंडार है, इसमें विदेशी शब्दों का भंडार है, चाहे अरबी के हैं, फारसी के हैं, या उर्दू के कह लीजिए, अंग्रेजी के हैं, पुर्तगाली के हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं, फ्रेंच भाषा के शब्द, बहुत शब्द भंडार भरे पड़े हैं हिंदी भाषा। तो आगत का मतलब आ गए हैं, जो अन्य भाषा से हिंदी में आ गए हैं। जो वर्ण किसी हिंदी संस्कृत भाषा के न होकर के किसी अन्य भाषा से हिंदी में ग्रहण किए गए हैं, उनको आगित या ग्रहित व्यंजन कहा गया। ये 3 प्रकार के होते हैं, आ, ज, फ। लेकिन 3 नहीं मानूंगा मैं, इसको और भी होते हैं भाई। जैसे हम अगर ज, फ की बात करते हैं ना, चलो ओ तो इसका तो हम मान लेते हैं, ये तो आगत है, सॉरी अनुस्वार नहीं है इसका ऊपर, मैं से आपको लिख के बता देता हूँ। इसका ये ध्वनि है वो आ, ये इंग्लिश का होता है, जैसे कॉलेज के ऊपर हम लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। डॉक्टर है, इसके ऊपर जैसे लगाते हैं हम, तो इस तरह के शब्द होते हैं, उनको आ की साउंड होती है, ना तो आ है ना ओ है, इनके बीच की साउंड है ये इंग्लिश का होता है। ज और फ के नीचे जो चिन्ह लगा होता है ना, इसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह। जैसे ये ज है, इसके नीचे जो रहा है, इसको नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। इस वाले को, इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता चिन्ह बोलते हैं। तो ये देखो, ज के नीचे लगा है, फ के नीचे लगा है, हमें क, ख, ग इनके नीचे भी लगता है हमें कई बार। तो ये उर्दू के जो है वो शब्द होते हैं, उनकी मिलता है, या तो अरबी के मिलेंगे या फारसी के मिलेंगे, ठीक है। ये देखो, ओ अंग्रेजी का है, जैफ है, ये अरबी और फारसी अंग्रेजी से भी कई बार इसको जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये इसकी बात है। तो इस तरह के शब्द हैं वो विदेशी भाषाओं के हैं। ये इसमें वही बात, इसके शब्द दिए गए हैं, जैसे डॉक्टर है, कॉफ़ी है, हॉकी है, मॉडल है, बॉल है। जैफ का प्रयोग अरबी फारसी में अंग्रेजी के शब्दों में होता है, ये जिक्र किया गया है। आगे देखिए, विसर्ग का क्या मतलब है। यहाँ पे 2 खड़े बिंदुओं के चिन्ह को विसर्ग कहते हैं, जैसे अतः, प्रातः, ये विसर्ग का ध्वनि। विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है भी। तो इसमें ये भी क्वेश्चन पूछता है कि विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है, या निम्न में से है की तरह उच्चारण किस ध्वनि का होता है? तो विसर्ग का होता है, ठीक है। ये विसर्ग का चिन्ह होता है अभी, ये अनुस्वार का चिन्ह होता है, और सॉरी ये वाला है वो अनुनासिक का चिन्ह होता है, और ये ध्वनियाँ हैं भाई। आगे मात्रा का देखो बात करें, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ होता है उनको मात्रा कहते हैं। जैसे क प्लस आ की मात्रा होगी, क प्लस ई की मात्रा होगी। वर्णमाला, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है अभी, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों की व्यवस्थित, ये व्यवस्थित नाम जरूरी है, समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की जो वर्णमाला है वो आपको अभी हमने पढ़ी ली है वैसे सारी। ये स्वर हैं, ये व्यंजन का वर्ग देखो सभी का, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हर वर्ग में 5-5 इनके अक्षर हैं, वो होते हैं। हर वर्ग में कितने? इसमें 5 है, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए हमारे। इसके बाद ये अंतस्थ व्यंजन हो गए 4 हमारे, ठीक है। इसके बाद ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हो गए, 2 उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन हो गए, 2 अयोगवा हो गए। टोटल हमारी जो वर्णमाला है, इनको एक बार, क्योंकि ये वर्णमाला में काउंट नहीं करेंगे इनको, ये बात ध्यान रखनी है भाई। इन तीनों को कहीं 52 और 3 55 कर दो आप, ये 55 नहीं होते, कितने होते हैं? 52 होते हैं अभी। 52 सही आंसर है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो हमारे अलग अलग। ये लास्ट वाला है आ, ज, फ, ये 3 मतलब फिक्स नहीं है। और एक बार, कई बार क्वेश्चन देखो एक एग्जाम में आया हुआ है, हिंदी में जो 53वां वर्ण है वो किसे माना गया है? तो 53वां जो वर्ण है वो इसको माना गया है भाई। ये अंग्रेजी का जो ये सिंबल है ना, इसको 53वां वर्ण मान लिया गया है भाई। अगर 52 तो होते हैं, अगर 53वें का जिक्र आए तो इसको देखना है आपको, बाकी को भूल जाना है। जो ज, फ के नीचे नुक्ता चिन्ह लगा है उसको भूल जाना है। आगे देखिए, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। आगत वर्णों का प्रयोग हिंदी में अवश्य किया जाता है, किंतु ये अन्य वर्ण अन्य भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं, इसलिए वर्णों की संख्या में नहीं गिना जाता। इस प्रकार हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है भाई। तो ये था हमारा हिंदी वर्णमाला का जो टॉपिक है वो कंप्लीट इसी के साथ हो गया है। इसके साथ ही हम अगली क्लास में बात करेंगे इसके जुड़े हुए क्वेश्चन की।
तो आप कमेंट बॉक्स में ना कमेंट जरूर दें कि आपको ये टॉपिक, ये वीडियो कैसा लगा। और एक वीडियो में हम ये भी बात करें कि इन ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है, उच्चारण स्थान कौन सा है, और ए घोष, श घोष, अलप्राण, महाप्राण का टॉपिक वो भी हम जरूर करेंगे। तो आपका वीडियो में किस प्रकार रिस्पॉन्स रहता है, किस प्रकार के आपके कमेंट्स आते हैं, उससे संबंधित ये हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी। या आप हमें वो टॉपिक बता दीजिए जिससे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसी टॉपिक पे हमारा वीडियो रहेगा। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं आपकी कमेंट का। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर अब तक फिर मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।